टीवी के पत्रकार और एंकर्स नहीं बताएंगे हमारी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या है और क्या रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये करेक्ट कर दूं, हिंदुत्व हमारी आइडियोलॉजी थी, है और रहेगी। हिंदू धर्म HIV है, हिंदू धर्म डेंगू है, सब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश और डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, इस पर तो कुछ नहीं बोले। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री जी सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी एक बार 44 में थी, इस बार 52-54 पर है। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी को रात को सपने में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आता है और वो लगातार झूठ, छल, कपट, प्रपंच कुछ भी करते रहते हैं कांग्रेस के खिलाफ, कभी उद्धव साहब के खिलाफ, कभी इंडिया गठ के नाम बाला साहब के खिलाफ, कभी शरद पवार साहब। तो चुनाव आयोग बहुत अद्भुत काम करता है, पंजाब में बहुत बढ़िया काम करता है, हरियाणा में गड़बड़ हो जाता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, उत्तराखंड में गड़बड़ हो जाता है, दिल्ली में बहुत अच्छा काम करता है, यूपी में गड़बड़ हो जाता है, तमिलनाडु में अच्छा काम करता है, यूपी में गड़बड़ हो जाता है। पूरे देश को पप्पू समझ रखा है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से सुधांशु त्रिवेदी जी की डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे जो शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जो कि कुछ समय पहले तक कांग्रेस पार्टी में थी, उसके बाद इन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे कई सारे आरोप लगाते हुए शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। और सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आज जो है प्रियंका चतुर्वेदी हैं वो कांग्रेस पार्टी का जो है साथ देते हुए नजर आ रही है, केवल और केवल सत्ता के लिए। तो डिबेट में आज सुधांशु त्रिवेदी ने इनकी बहुत तगड़े से बैंड बजाई है, तथ्यों के आधार पर आज इन दोनों को जो है एक्सपोज कर दिया। दोस्तों डिबेट बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने जा रही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रियंका जी आपके पास आते हुए बीजेपी का ही कहना, और प्रधानमंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि पहले बीजेपी से डराते थे कि राम मंदिर के लिए कहते हैं राम मंदिर बनेगा तो यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 पर डराते थे कि अनुच्छेद 370 अगर हटा दिया तो कश्मीर में बवाल हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि ये सब खत्म हो गया है तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आई तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा देश में, बीजेपी आई तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पीएम कह रहे हैं कि संविधान जिंदाबाद था, है, रहेगा। प्रियंका जी तो दो चीजें कहूंगी। सबसे पहले प्रजातंत्र हट जाएगा तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपको पता है अभी रशिया में चुनाव हुए थे, कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए हैं और 75% वोट या आई थिंक 85% वोट से पुतिन जीते थे। आपको पता है वहां पे चुनाव में क्या होता है, जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको सबको हिरासत में कर दिया जाता है या उनको ऐसी सजा सुनाई जाती है कि उनकी हिरासत में ही मौत हो जाती है, पर इलेक्शन होता है। तो एक होता है प्रजातंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, एक होता है पुतिन स्टाइल इलेक्शन होना। और पुतिन स्टाइल इलेक्शन करने की ओर जो बढ़ रही है इंडिया, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। और मैं किन कारणवश बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्थिति है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें सिर्फ 37% हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के फंड्स मिले थे। अब ये देखिए 11,450 करोड़ है और आपको यहाँ पे देख रहा होगा सैफरन में सारा है, भारतीय जनता पार्टी का लोगो है, उसमें है 6,566, 55% जो इनको चंदा मिला है, इनको मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं चलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से पता तो चला किसको कितना मिला, कौन सी कंपनी ने क्या दिया। वो उनकी वजह से नहीं पता चला, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की वजह से नहीं पता चला। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट बनाने का जो काम हुआ था और नॉन ट्रांसपेरेंट बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का काम हुआ था, वो इनकी सरकार ने किया था। सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा, वहां पे भी ये दलील दी गई थी कि हम ये डेटा रिलीज नहीं कर सकते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से पता चल रहा है किस तरीके का क्विड प्रो को हुआ था। अब मैं दूसरी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हूँ, किस तरीके से ईडी, आईटी, सीबीआई बकायदा इनके चरणों में पड़ी हुई है और उनके हिसाब से काम कर रही है। इनका टूल किट बन गई है इलेक्शन टूल किट। ये अमोल कीर्तिकर जी हैं, मुंबई के उत्तर पश्चिम से वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 9 बजे सवेरे उनका नाम डिक्लेयर होता है, 10 बजे उनके ऊपर ईडी का नोटिस आ जाता है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को कौन चंदा दे रही है, जहां पे एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट यानी ईडी ने उनपे छापेमारी की है। 26 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पैसे किसको दिए, भारतीय जनता पार्टी को दिए। अब एक और बताती हूं, क्योंकि ये बहुत सारे नाम ले रहे थे, इतिहास में नाम गिना रहे थे आप, तो ये इतिहास की जो करतूतें थी वो बदलने आए थे 2014 में, उसका सहारा लेकर अपना स्पष्टीकरण तो देने नहीं आए थे। ये दूसरा आपको उदाहरण दे रही हूं, 2014 से किस तरीके से 4 गुना इजाफा हुआ है ईडी इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें 25 ऑपोजिशन लीडर्स जिन पे गंभीर आरोप लगे थे, 70,000 करोड़ के घोटाले से लेकर दाऊद इब्राहिम से लेकर इकबाल मिर्ची, सबका हवाला दिया था। वो सब जैसे ही इनके पास आए उनको गंगा नहा लिए वो, और 23 लोगों के ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जब डेमोक्रेसी में नहीं होता है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं, पुतिन जैसा चुनाव होता है। या पुतिन भी कहता मैं जीत कर आया, तो आने वाले चुनाव ऐसे ही होंगे। अब रही संविधान बदलने की बात, मैं आपको एक और चीज बता दूं, संविधान ना बदलकर भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, जो खुद बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सरकार चल रही है इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं। वो संविधान का हवाला देकर उन्होंने संविधान को ही तोड़ने का काम किया है। शेड्यूल 10 को दरकिनार कर उन्होंने ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो और अब इलेक्शन कमीशन हो,
इन्होंने अपनी राजनीति की है, तो इनसे क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमने विपक्ष नहीं कह रहा था संविधान बदलेंगे, इनके जो भी चुनिंदा लोग हैं, नॉमिनेटेड एमपीज जिनको टिकट्स मिली हैं, सब जोर जोर से बोल रहे हैं, कर्नाटका के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, उत्तर प्रदेश के हो, सब ये बयान दे रहे हैं कि आप हमें 400 से ज्यादा दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं। अरे कोई उनसे पूछे संविधान क्या बदलना चाहते हैं, तब नरेंद्र मोदी जी आकर दूसरों पर दोष मरे, खुद गिरेबान में झांके ना क्या काम कर रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, इसके बाद जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी भी बोल रहे, प्रधानमंत्री ने कहा ये जो आरोप लग रहा है संविधान बदल देगी बीजेपी आएगी, तो कह रहे 25-30 साल से जनता को हमारे खिलाफ डराने का एक ही रिकॉर्ड है जो बार बार घूम रहा है, और कांग्रेस पर तो वो बहुत हमलावर थे। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी पार्टियों के साथ आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि वो सनातन के खिलाफ इस तरह का बयान देते हैं लेकिन फिर भी उनसे चिपके रहते हैं। तो समझना है कि मूल भावना जो इस देश का है उसके खिलाफ क्या कांग्रेस पार्टी जा रही है, ये पीएम का हमला है। प्रधानमंत्री जी का हमला कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके डर को दिखाता है। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री जी सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी एक बार 44 में थी, इस बार 52-54 पर है। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी को रात को सपने में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आता है और वो लगातार झूठ, छल, कपट, प्रपंच कुछ भी करते रहते हैं कांग्रेस के खिलाफ, कभी उद्धव साहब के खिलाफ, कभी इंडिया गठ के नाम बाला साहब के खिलाफ, कभी शरद पवार साहब के खिलाफ। उसके बाद वो झूठी गारंटियों की बात करेंगे। और अंजना जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति वो हमलावर रहते हैं, ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी प्रतिपक्ष में है और कांग्रेस सत्ता पक्ष में है। आप इस चीज को देखिए कि आप कोई ऐसा आपने प्रधानमंत्री देखा हो आज तक इतिहास में जो प्रधानमंत्री अपने 10 साल के शासनकाल की तो कोई बात नहीं करेगा, या तो इतिहास की 2014 से पहले की बात करेगा या 2047 की बात करेगा। उनकी गारंटियों की तो आप तब मानेंगे ना, गारंटियां हैं उनकी। गारंटी बिल्कुल इस तरीके की छोटी सी बात है, बड़ा वो है कि एक तरबूज वाला बंबई में तरबूज बेच रहा था, कह रहा चीनी से भी मीठा तरबूज ले लो, चीनी से भी मीठा तरबूज। तो जब तरबूज देखा गया तो फीका था, तो उन्होंने कहा भाई तरबूज तो फीका है, तो क्या चीनी डाली इसमें? तो चीनी डालने के बाद मीठा होगा ना। तो प्रधानमंत्री जी ऐसे बेस्ट सेलर टाइप में है, ये फीके तरबूज को भी चीनी डाल करके बेचने वाले लोग हैं। इनकी गारंटी पर हम भरोसा करें तो तब करें जब इन्होंने पुरानी गारंटियां। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। सुधांशु जी से जवाब लेते थे कि प्रियंका जी का कहना है, सीधा उन्होंने तुलना कर दी, कह रही कि पुतिन वाला चुनाव अब इस देश में होने वाला है, और ये कह रहे हैं कि तरबूज फीका रहता है, आप लोग कहते हैं चीनी मिला के खा लो। बहुत दोनों प्रवक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कही है। प्रियंका जी ने जो कहा है, इनकी पार्टियों में पुतिन वाला ही चुनाव होता है, घूम फिर के अंधा बाटे रेवड़ी, पुनी पुनी अपने को दे, फिर वही का वही रहता है। और तरबूज वाली बात सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत अच्छी कही, 60 साल से तरबूजी तो बेच रहे थे, चीनी मिला के खा लो। 1970 में गरीबी हटाएंगे और 2013 में हम फूड सिक्योरिटी देंगे। 43 साल सत्ता में के बाद, जिसमें 37 साल हमारी सरकार रही, तरबूज हम बता रहे थे। तो इसलिए पूरे देश को पता है कि कौन तरबूज कह रहा था। मैं तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। प्रियंका जी ने कहा कि साहब ईडी सीबीआई का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है और इस कारण से, तो अगर जमानत नहीं दे रहा है तो न्यायालय नहीं दे रहा है, इसका मतलब कुछ पुख्ता सबूत हैं जो केजरीवाल के समय में कहा है। वही न्यायालय इन्हीं मामले में संजय सिंह को जमानत दे दे तो यह सत्य की जीत है। प्रियंका जी की पार्टी के नेता संजय राउत को जमानत दे दे तो यह सत्य की जीत है। और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के नेता कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दे तो सत्य की जीत है। और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के नेता डीके शिव कुमार का केस ही समाप्त कर दे तो यह सत्य की जीत है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दे तो यह लोकतंत्र की जीत है। और एक निर्णय आपके खिलाफ आ जाए तो यह लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। राहुल गांधी जी कैसे तेवर में बोले थे जाके इंग्लैंड में, डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, एवरी इंस्टीट्यूशन इज फिनिश्ड। उनसे पूछा गया कि आप जुडिशरी के बारे में कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं जुडिशरी भी कंप्रोमाइज है। और उसी जुडिशरी ने उनकी सदस्यता बहाल की। सोचिए ये चुनाव जीतने के लिए किस सीमा तक, किस ओछे लेवल तक जाकर देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। पूरा हिंदू धर्म HIV है, हिंदू धर्म डेंगू है, इराडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश और डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदू, तो इसमें तो कुछ नहीं बोले। वाह, पूरे के पूरे धर्म समुदाय की ऐसी तैसी कर दी जाए, उसके ऊपर एक खेत का स्टेटमेंट अपने नेता का बता के। प्रियंका जी देखिए, दोनों सवालों पर मैं आपके पास आ रही हूँ। ये शिवसेना की भी एक वक्त आइडियोलॉजी थी, ये इनकी आइडियोलॉजी है। सनातन के खिलाफ कोई बोलेगा, हिंदू धर्म का दशकों तक अपमान हुआ इस देश में, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति, ये बीजेपी और एक वक्त पर बाला साहब के अंडर शिवसेना की आइडियोलॉजी थी। और जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। प्रखर होकर ये बोलते हैं ध्रुवीकरण होगा, इससे चुनाव में फायदा होगा, वो उसका एक इफेक्ट है। लेकिन आइडियोलॉजी इनकी है जो कि ये खुलकर शुरू से बोलते आए हैं। इसी के साथ जो अन्य मुद्दा था जिस पर वो हमला कर रहे थे, दोनों पर आपका जवाब। एक तो अंजना जी, मैं आपकी बातों को करेक्ट करना चाहूंगी, आपके स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहूंगी कि एक वक्त पे शिवसेना की आइडियोलॉजी थी। ये टीवी के पत्रकार और एंकर्स नहीं बताएंगे हमारी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या है और क्या रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये करेक्ट कर दूं, हिंदुत्व हमारी आइडियोलॉजी थी, है और रहेगी।
और उसका सर्टिफिकेट ना मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेने बैठी, ना मैं आई एम सॉरी आपके शो में आपसे लेने बैठी। रही बात हमारे हिंदुत्व पॉलिटिक्स की, हमने हमेशा कहा अपने देश को सर्वप्रिय रखो, सबसे ऊपर रखो, बाद में आता है आपका धर्म, बाद में आता है आपकी जाति। इन लोगों ने जिस तरीके का ध्रुवीकरण किया है, जिस तरीके से पहले तो धर्म का इस्तेमाल कर फिर अपनी जातियों का इस्तेमाल कर जो ये काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और मैं महाराष्ट्र स्पेसिफिक कहूंगी क्योंकि मैं महाराष्ट्र का नेतृत्व करती है हमारी पार्टी, महाराष्ट्र के संदर्भ में कहूंगी। अब रही बात लेवल प्लेइंग फील्ड की, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन ने जो रणदीप सुरजेवाला पे 48 घंटे का किया है, उन्होंने कार्रवाई की है। उसी ब्रेथ में, सेम ही सांस में आपने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया। शुभेंदु अधिकारी ने क्या क्या कहा ममता बनर्जी को, उनको एक वार्निंग देकर फटकार दिया, हटा दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं। महाराष्ट्र में इन्हीं के चंद्रपुर के इनके कैंडिडेट हैं, इन्होंने क्या आपत्तिजनक बयानबाजी दी है एक बहन और भाई के संबंध को लेकर, और का एक ही पलंग पर लेते हैं कपड़े उतारकर, इस तरीके की भाषा में मुझे शर्मसार महसूस कर रही हूं ये बोलने में, पर रिपीट करना जरूरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस पर अपनी आंख बंद रखता है, कान बंद रखता है। और कार्रवाई में भी देखिए जिस तरीके के दो व्यवहार हैं। और प्लीज मैं यहां पर सुधांशु त्रिवेदी जी से कहूंगी, त्रिवेदी जी मैं आपके हाथ जोड़कर विनम्रता से कहना चाहूंगी कि अपनी ये वॉट अबाउटरी आप बंद करिए। वॉट अबाउटरी के चलते चलते आपने सरकार बनाई है, सरकार में बदलाव लाने का वादा किया था, भाषा की स्तर को गिराने का काम कहां से शुरुआत हुई है और कहां तक पहुंची है, उसके जिम्मेदार विपक्ष ही नहीं है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष की होती है। और अगर इलेक्शन कमीशन की गाज गिरनी चाहिए, ज्यादा सत्ता पक्ष पे गिरनी चाहिए, क्योंकि इनके पास धन बल है, इनके पास सत्ता बल है, इनके पास एजेंसीज हैं। तो प्लीज मेरे साथ यहां पे आकर बैठकर वॉट अबाउटरी मत करिए। अगर हेमा मालिनी जी का अपमान हुआ है तो ममता बनर्जी का भी अपमान हुआ है। सेम कार्रवाई होनी चाहिए थी और सेम सस्पेंशन होना चाहिए थे 48 आवर्स का। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड का एक और उदाहरण ये इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है उसके बाद। अंजना जी देखिए, अवश्यंभावी हार की भूमिका कैसे बनाई जाती है, प्रियंका जी कह रही है चुनाव आयोग के बारे में। तो चुनाव आयोग बहुत अद्भुत काम करता है, पंजाब में बहुत बढ़िया काम करता है, हरियाणा में गड़बड़ हो जाता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, उत्तराखंड में गड़बड़ हो जाता है, दिल्ली में बहुत अच्छा काम करता है, यूपी में गड़बड़ हो जाता है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में अच्छा काम करता है, 2023 में गड़बड़ हो जाता है, फिर बंगाल में सही काम करता है, तेलंगाना में सही काम करता है, आंध्रा में सही काम करता है, क्या बताएं गुजरात महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाता है, फिर असम में गड़बड़ हो जाता है, फिर तमिलनाडु में अच्छा काम करता है, यूपी में गड़बड़ हो जाता है। पूरे देश को पप्पू समझ रखा है क्या? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जहां जहां बढ़िया काम करता है वहां हम जीतते हैं और जहां गड़बड़ होता है वहां चुनाव आयोग, मेरे विचार खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी ने प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि पूर्व कांग्रेसी प्रवक्ता हैं और अभी इस समय शिवसेना में है, और जो सुरेंद्र राजपूत कांग्रेसी प्रवक्ता जो है, इनको अच्छे से एक्सपोज कर दिया है, चाहे सनातन के खिलाफ हो, चाहे देश में जो और अन्य मुद्दे हैं। सनातन के खिलाफ इनकी जो इंडिया अलायंस हमेशा जो है उल्टी सीधी बातें करता है, कभी सनातन को खत्म करने की बात करता है, डेंगू मलेरिया HIV से कंपेयर करता है, तब ये लोग उसका जो है विरोध नहीं करेंगे। ये लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो दोस्तों डिबेट में आपको मज़ा आया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।